हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। वेलकम टू आर्किटेक्टस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेस थ्योरम। और ये जो आज का जो हमारा वीडियो है ये है पार्ट 3। ये हमारा पार्ट 3 है, वीडियो नंबर 3 इन द प्लेलिस्ट फॉर प्रोबेबिलिटी में। आपको ये आप जो हमने प्लेलिस्ट बनाया है यहाँ पर आप उसको देखिए। ये पार्ट 3 है हमारी प्लेलिस्ट का और ये आखिरी पार्ट होगा इस सीरीज़ ऑफ वीडियोस का। इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे। सो लास्ट लेक्चर जो था, लास्ट सेशन जो था हमारा, दैट वाज पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। उसमें हमने आखिरी टॉपिक जो पढ़ा था वो था टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। और आज जो हमें पढ़ना है वो है बेस थ्योरम। इसका दूसरा नाम होता है रिवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम। रिवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम, और इसको कई लोग इन्वर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, रिवर्स प्रोबेबिलिटी मतलब रिवर्स हो रहा है, मतलब जो आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो उसका कुछ रिवर्स से रिलेशन है इस टॉपिक में। तो वो कैसे है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो चालू करते हैं आज का टॉपिक। आज का वीडियो बहुत अमेजिंग है और आखिरी वीडियोस हैं, बहुत छोटा वीडियो होगा ये हमारी प्लेलिस्ट का। तो इसको चालू करने के पहले, जैसा कि मैंने आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में समझाने के लिए इलस्ट्रेशन लिया था, इसमें भी समझाने के लिए इलस्ट्रेशन से ही आप समझेंगे। तो इलस्ट्रेशन को समझते हैं। सो एज़ पर द इलस्ट्रेशन आपसे बोला जा रहा है अ डाई इज़ रोल्ड if the outcome is multiple of 3, a ball is drawn from box 1, otherwise ball is drawn from box 2. If the ball finally drawn is red in color, then find the probability that ball drawn is from box 1. ओके, तो आपको इस बार क्या बोला जा रहा है कि पहले जो आपने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में एग्जांपल 1 देखा था है वही, बस इसमें एडिशन में आगे एक चीज़ ये है। आपसे एग्जाम्पल 1 में टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में सिर्फ पूछा था कि व्हाट इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज़ रेड इन कलर, लेकिन इसमें यह भी पूछा जा रहा है एडिशनली कि यदि आपने लाल बॉल निकाली है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉक्स 1 से थी। इस बार आपसे रिवर्स क्वेश्चन करके पूछा जा रहा है कि लाल बॉल तो निकाल ली, वो आपका आउटकम तो आ गया, लेकिन वो कौन से बक्से की है, क्या वो बॉक्स 1 की बॉल है या फिर बॉक्स 2 की बॉल है। लेकिन क्वेश्चन में तो पूछा है कि बॉक्स 1 की है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसे हम कहते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालना। और ऐसे क्वेश्चन को हम बेस थ्योरम की मदद से कर सकते हैं सॉल्व। तो अगेन मैं आपको समझाता हूँ कैसे। सो एज पर दिस क्वेश्चन कंडीशन समझा देता हूँ। बॉक्स 1 आपको दिया हुआ है और बॉक्स 2 दिया हुआ है। बॉक्स 1 में कितनी रेड बॉल है, 3 रेड बॉल है। बॉक्स 1 में 7 ब्लू बॉल हैं। बॉक्स 2 में 6 रेड बॉल हैं और 4 ब्लू बॉल्स हैं। और आपसे बोला जा रहा है कि बॉक्स 1 कब आपने एक डाई को रोल करा और यदि 3 का मल्टीपल आया, मतलब 3 आया या 6 आया, तो आप बॉक्स 1 सिलेक्ट करोगे और उसमें से बॉल उठाओगे। और यदि आपके पास कोई दूसरा आउटकम आ जाता है उस आउटकम को छोड़ के, तो आप बॉक्स 2 को सिलेक्ट करोगे और बॉल उठाओगे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इफ़ रेड बॉल इज़ सिलेक्टेड, आपने रेड बॉल उठाना है। सॉरी, अगर आपने एक बॉल उठाई, ओके, और वो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड कलर की है, गिवन दैट वो बॉक्स 1 की बॉल है। तो इसको निकालते हैं। हम निकाल तो चुके हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में, लेकिन इसको और समझते हैं। तो सबसे पहले हम जो चीज़ लिखेंगे इसमें वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बॉक्स 1। तो कैसे सिलेक्ट करोगे, ये तो तभी होगा जब आपका आउटकम या तो 3 आए या 6 आए, मतलब 2 आउटकम आ सकते हैं 6 आउटकम्स में से, 3 या 6। आपने डाई रोल करा है, टोटल आउटकम 6 होते हैं। सिमिलरली अगर आपको बॉक्स 2 को सिलेक्ट करना हो तो 1 माइनस 2/6 कर दीजिए। सो 2/6 की वैल्यू तो 1/3 होती है। सो 1 माइनस 1/3 दैट इज़ योर 2/3। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटीज आ गई बॉल को बॉक्स को चुनने की। हाउ दिस इज़ योर प्रोबेबिलिटी टू सिलेक्ट पर्टिकुलर बॉक्स, फॉर एग्जाम्पल बॉक्स 1 और बॉक्स 2। नाउ जो अगली चीज़ हमें देखना है वो है कि व्हाट इज़ दी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल गिवन दैट बॉक्स 1 इज़ सिलेक्टेड। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे इस केस में। तो रेड बॉल निकालने, बॉक्स 1 अगर है तो उसमें से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है। आपके पास 3 रेड बॉल है
3 रेड बॉल हैं और टोटल बॉल्स कितनी हैं, 10 नंबर ऑफ बॉल्स है, तो 3/10 आ गई। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल गिवन दैट बॉक्स 2 इज सिलेक्टेड, उसकी प्रोबेबिलिटी है आपके पास 6/10, क्योंकि 6 रेड बॉल है इस बार आपके पास। नाउ ये आप निकाल चुके हो। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, सबसे पहले आपको टोटल आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स 1 इज सिलेक्टेड गिवन दैट आपको रेड बॉल तो निकाल चुके हो। अब आपसे रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछा है। सो रिवर्स प्रोबेबिलिटी जब पूछा है, इसको आप कैसे लिखोगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम देख चुके हैं, B1 इंटरसेक्शन ऑफ R अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग R। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ R कैसे आएगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ R जो होता है आपका, वो एक्सप्रेशन टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से आप निकालोगे। अगर बॉक्स 1 सिलेक्ट हुआ है एंड रेड बॉल निकाला है, इसकी पॉसिबल प्रोबेबिलिटी प्लस हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। कैसे, अगर बॉक्स 2 सिलेक्ट हुआ है एंड रेड बॉल निकाला है, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बॉक्स 1 एंड सिलेक्टिंग बॉक्स 1 और कंडीशनल इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रेड बॉल सिलेक्ट करने की, और जिसको आप ऐसा भी कहते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल गिवन दैट बॉक्स 1 इज सिलेक्टेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बॉक्स 2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल गिवन दैट बॉक्स 2 इज सिलेक्टेड। इनकी वैल्यूज़ आपके पास है, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है मेरे पास, इसकी वैल्यूज़ डाल के आप निकालिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, सॉरी, इसको भी मिटा ही देते हैं, इसको भी रब कर देते हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल, तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से बॉक्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी आपके पास, वो थी 1/3 इंटू 3/10 प्लस सेकेंड बॉक्स को सिलेक्ट करने की, बॉक्स 2 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी थी आपके पास 2/3 इंटू ये डॉट का साइन मैं इंटू के लिए यूज़ करता हूँ यहाँ पर, इंटू उस में से 6 बॉल रेड थी 10 में से, तो ये आपकी हो गई सिलेक्टिंग रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 2। इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा 1/10 प्लस 4/10, इसको सॉल्व करने पे 5/10 मिलेगा, जिसकी वैल्यू होती है 1/2। सो 1/2 आपको मिली आपकी रेड बॉल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा तो कुछ और ही जा रहा है, पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बॉक्स 1, सिलेक्ट नहीं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स 1 वॉज सिलेक्टेड गिवन दैट आपने रेड बॉल तो निकाल लिया है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल from box 1 and probability of selecting box 1 and red ball is drawn divided by probability of selecting red ball। इस एक्सप्रेशन को आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से कैसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बॉक्स 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल फ्रॉम बॉक्स 1 गिवन दैट आपने बॉक्स 1 सिलेक्ट कर लिया, ऐसा उसको रीड करते हैं। सो वैल्यू क्या मिलेगी, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा आपके पास बॉक्स 1 सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/3 थी, इनटू रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट बॉक्स 1 सिलेक्ट करा है, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल। तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 1/10 इंटू 2 दैट इज़ योर 1/5, आपका आंसर 1/5 आया। सो मेन फार्मूला क्या है यहाँ पर आपका, ये है, इसको याद रख लीजिए आप। अभी इसको हम कहते हैं रिवर्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यदि आपको आ गया है कंसेप्ट तो बेस थ्योरम मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी इस फॉर्मूले की मदद से हमने निकाला है, तो इसे हम कहते हैं बेस थ्योरम। यही मेन कंसेप्ट हमने लगाया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा इस इलस्ट्रेशन की मदद से। नहीं भी आया हो तो एक और इलस्ट्रेशन देखेंगे जिससे तो पूरा क्लियर कट हो ही जाएगा आपको। नाउ वी विल बी टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ आवर सेकेंड इलस्ट्रेशन। जो हमारा सेकेंड इलस्ट्रेशन है हम उसको अच्छे से देख लेते हैं क्या है ये, तो एक्सप्लोर करते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से, इससे हम बारीकियां पता लगाएंगे बेस थ्योरम की। तो चालू करते हैं।
सेम है जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में इलस्ट्रेशन लिया था, बस फ़र्क ये है कि इसमें आपसे सिर्फ रेड बॉल नहीं पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि रेड बॉल यदि सिलेक्ट की थी आपने, मतलब आपके पास आई है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉक्स 1 से आई है। आपने बॉक्स 1 में जो आपने क्या करा, बॉक्स 1 से रैंडमली कोई भी बॉल उठाया और उसको बॉक्स 2 में डाला, और बॉक्स 2 से बॉल बाहर निकाला, और आपने देखा कि, और आपने पता लगाया कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। अब आपसे एक और क्वेश्चन और पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इफ़ रेड बॉल इज सिलेक्टेड इट इज़ फ्रॉम बॉक्स 1, इट वॉज फ्रॉम बॉक्स 1। तो एक चीज़ और याद यहाँ पर मैंने लास्ट में भी मेंशन नहीं की थी कि बॉक्स 1 से बॉल सॉरी आपके पास क्या है कि आपने कोई भी रैंडमली जब बॉल इसमें डाली है तो इससे आपको कॉन्फ़िगरेशंस मिलेंगे जिनकी प्रोबेबिलिटीज़ मैं बता देता हूँ। अगर आपने रेड बॉल सिलेक्ट कर ली है बॉक्स 1 से और बॉक्स 2 में डाली है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/10, और बॉक्स 2 में यदि आपने ब्लू बॉल डाल दी है बॉक्स 1 से निकाल के तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 7/10। ओके, इसको मैं बता देता हूँ, और निकाल भी सकते हो, उसमें कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 3 रेड बॉल हैं आपके पास यहाँ पर, और आपके पास बॉक्स 1 में 7 रेड बॉल हैं। तो आप में से अगर 3/10 है रेड बॉल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, और उसको आपने बॉक्स 1 में डाल दिया फिर, ओके, और सिमिलरली 7/10 है ब्लू बॉल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, और कोई ब्लू बॉल उठा के आपने बॉक्स 2 में डाल दी। तो अब इसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा, तो देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में मैंने आपको बता ही दिया है, जैसे ये सिचुएशन है कि इसमें 3 रेड है बॉक्स 1 में, 7 ब्लू बॉल्स हैं, 6 रेड बॉल्स आपके पास बॉक्स 2 में हैं, और 4 ब्लू बॉल्स बॉक्स 2 में हैं। आपने रैंडमली एक बॉल सिलेक्ट करी और इसमें डाला बॉक्स 2 में। सो अब आपने रैंडमली कोई भी बॉल आपने सिलेक्ट करके बॉक्स 2 में डाल दी, तो एक बॉल तो बढ़ेगी बॉक्स 2 में, तो कॉन्फ़िगरेशन जनरेट हो रहे हैं, केसेस जनरेट हो रहे हैं। केस 1, अगर आपने जो बॉल उठाई थी बॉक्स 1 से यदि वो रेड कलर की थी, है ना, तो एक बॉल ऐड हो गई उसमें जाके, तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन 1 जनरेट होगा जब 3/10, मतलब 3 में से जो 3 रेड बॉल सिलेक्ट हुई ना, तो 3/10। सिमिलरली कॉन्फ़िगरेशन 2 कब जनरेट होगा, जब ये 7/10, मतलब कोई ब्लू बॉल लिया आपने और उसको डाल दिया है आपने बॉक्स 2 में। अब कॉन्फ़िगरेशन सॉरी हाँ, सॉरी नहीं वैसे, हाँ, अब आपसे बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी दैट कॉन्फ़िगरेशन रेड बॉल इज़ आपको मिली है बॉक्स 2 से। सिचुएशन ये भी है कि आपने जब एक बॉल निकाली वो रेड कलर की होना चाहिए, गिवन दैट बॉक्स 1 से आई थी रेड बॉल, ये वाली चीज़ हमें निकालना है। सो फॉर दैट सबसे पहली चीज़ कि प्रोबेबिलिटी दैट रेड बॉल इज़ सिलेक्टेड प्रोवाइडेड दैट कॉन्फ़िगरेशन 1 वॉज सिलेक्टेड, मतलब रेड बॉल जब डाली गई थी तब तो आपके पास वो कॉन्फ़िगरेशन आया। तो ऐसा कब होगा, अगर आपने रेड बॉल सिलेक्ट करी थी बॉक्स 1 से और उसको डाला, तो अब आपके पास 7 रेड बॉल्स हो गई है, 7 रेड बॉल्स हो गई है बॉक्स 2 में, तो 7/11 क्यों, एक बॉल बढ़ गई ना। सिमिलरली रेड बॉल इज सिलेक्टेड गिवन दैट कॉन्फ़िगरेशन 2 वॉज जनरेटेड, इस केस में आपके पास एक ब्लू बॉल बढ़ गई है, तो ब्लू बॉल बढ़ने से 5 बॉल हो गई है, अब 5/11, 5/11 आपके पास वैल्यू आएगी इन दिस केस। ओके, नाउ फ्रॉम योर दैट थ्योरम कौन सा है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, वो निकालोगे आप C1 इंटरसेक्शन R प्लस प्रोबेबिलिटी C2 इंटरसेक्शन R। इसको पढ़ते कैसे हैं, दैट कॉन्फ़िगरेशन 1 इज़ सिलेक्टेड एंड रेड बॉल इज़ आपको मिला है। सिमिलरली केस 2 दैट इज़ कॉन्फ़िगरेशन 2 जनरेट हुआ था और रेड बॉल आपको मिला है, एंड लगाया है, एंड मतलब और भी जो तरीके हो सकते हैं उनको भी ऐड करो, हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब उसको लिखोगे कैसे इस फॉर्मेट में, बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ जनरेटिंग कॉन्फ़िगरेशन 1 गिवन दैट प्रोबेबिलिटी रेड बॉल को सिलेक्ट करने की गिवन दैट कॉन्फ़िगरेशन 1 इज़ जनरेटेड, कॉन्फ़िगरेशन 1 जनरेट हुआ था। सिमिलरली C2 कॉन्फ़िगरेशन जनरेट हुआ है
प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल गिवन दैट कॉन्फ़िगरेशन 2 इज़ सिलेक्टेड, वैल्यू रख दो अब बस 3/10 इंटू रेड बॉल आ गई है तो 7/11, सिमिलरली 7/10 इंटू 5/11, 35 एंड 21, 35 और नीचे आ जाएगा 110, ये 11 है बेटा। ओके, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? एक मिनट मैं देखता हूँ, मिस्टेक तो नहीं हुआ कहीं। तो मिस्टेक हुआ है, एक छोटा सा मिस्टेक है, ब्लंडर है यहाँ पर कि अब आपके पास रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वही ना, तो आपकी बॉल बढ़ेगी नहीं। आपकी बॉल कौन सी बढ़ेगी? ब्लू वाली, क्योंकि आपने ब्लू बॉल डाला है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल गिवन दैट कॉन्फ़िगरेशन 2 वॉज जनरेटेड, इन दिस केस 6/11 आपको वैल्यू आना चाहिए, यहाँ पर 6 आएगा। सो 7 6 42, यहाँ पर 42 आएगा एंड हियर विल बी 21, सो योर 63/110 ये आपका वैल्यू होना चाहिए, 63/110। और क्या इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं क्या हम? फर्दर सॉल्व मुझे नहीं लगता आगे होगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स वन, सॉरी दैट रेड बॉल तो आपको मिला लेकिन बॉक्स 1 वॉज सिलेक्टेड, गिवन दैट रेड बॉल आप निकाल चुके हो और प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स 1 वॉज सिलेक्टेड। सो प्रोबेबिलिटी B1 इंटरसेक्शन R जिसे कहते हो, बॉक्स 1 वॉज सिलेक्टेड एंड रेड बॉल आपको मिला, इनटू नीचे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल, नीचे आ जाएगा 63/110 और ऊपर आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा, B1 इंटरसेक्शन R, इसको लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स 1 नहीं सॉरी, हाँ बॉक्स 1 तो बॉक्स 1 है, कॉन्फ़िगरेशन 1 इंटरसेक्शन R लिखेंगे ना, नहीं बॉक्स 1 वॉज सिलेक्टेड, रेड बॉल आया है, सो योर 3/10 डायरेक्टली मैं कर देता हूँ इंटू 4/11, 4/11 क्या है ये, रेड बॉल इज़ सिलेक्टेड गिवन दैट बॉक्स 1 से आया है। अब बॉक्स 1 से आया है तो रेड बॉल गया है बॉक्स 2 में, तो इधर एक्चुअल में आपका, सॉरी बॉक्स 1 से आया था ना, वो कुछ मिस्टेक हो रहा है, गिव मी 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सोचता हूँ। या एक्चुअली इस प्रॉब्लम में हमें जो चीज़ निकालना है वो है प्रोबेबिलिटी दैट कॉन्फ़िगरेशन 1 सिलेक्ट हुआ है एंड यू हैव, और आपसे पूछा जा रहा है कि द बॉल वॉज ब्लू इन कलर, ये है एक्चुअल में आपको निकालना ये है। और ये क्यों निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ। द रीज़न इज़ कि अगर आपने ब्लू बॉल डाला है वहाँ से सिलेक्ट करके, मतलब इसमें अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ बनेगी। द रीज़न इज़, मैं आपको सिचुएशन पे ले जाता हूँ। यहाँ से आप, ऐसा भी तो हो सकता है बॉक्स 1 से आपने ब्लू बॉल इसमें डाला हो तो उसके भी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन तो तब था जब आपने रेड बॉल निकाला था, रेड बॉल निकाला था बॉक्स 1 से और उसको बॉक्स 2 में डाला, रेड के केस में, और इधर आपने ब्लू बॉल निकाला और उसे आपने बॉक्स 2 में डाला, तो कॉन्फ़िगरेशन आपके जनरेट हुए। ओके, अब आपने जो चीज़ें निकाली है उसमें एक था कि रेड बॉल निकाल चुके हो, गिवन दैट कॉन्फ़िगरेशन 1 वॉज सिलेक्टेड। आपने जो चीज़ें नहीं निकाली वो अब हम निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल गिवन दैट कॉन्फ़िगरेशन 1 वॉज सिलेक्टेड, ये भी तो हमें निकालना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 4/11 क्योंकि 4 ब्लू बॉल्स हैं। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ब्लू बॉल गिवन दैट कॉन्फ़िगरेशन 2 वॉज सिलेक्टेड, 5/11। तो ये आपकी वैल्यूज़ आ गई यहाँ पर। ओके, अब आपको जो निकालना है वो यही है, यू हैव टू फाइंड दैट व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स 1 वॉज रेड इन कलर, वो कलर में रेड था, तो रेड कलर का था, तो ये तो तभी हो सकता है जब वो कॉन्फ़िगरेशन 1 से बिलोंग करे। कॉन्फ़िगरेशन 1 से आपने रेड बॉल निकाला और उसको बॉक्स 2 में डाला, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। ओके, मतलब आपने कॉन्फ़िगरेशन 1 तो सिलेक्ट करा लेकिन आपने निकाला कौन सा बॉल, वो था ब्लू बॉल।
okay, into probability of C1, that is configuration 1, into probability of selecting blue ball, configuration 1 is selected, plus probability of selecting configuration 2 into given that probability of selecting blue ball given that configuration 2 is selected. वैल्यूज़ अब आप डालेंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, क्योंकि आपने कॉन्फ़िगरेशन अगर 1 सिलेक्ट करा तो आपने रेड बॉल बॉक्स 1 में डाला है ना, रेड बॉल सिलेक्ट बॉक्स 1 से हुआ है, ये सोचना है आपको, तभी तो वो बॉक्स 2 में गया। रेड बॉल कॉन्फ़िगरेशन 1 को आपको इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि रेड बॉल आपने अगर आपने रेड बॉल निकाला है तो उससे कॉन्फ़िगरेशन 1 जनरेट होगा। ओके, सो 3/10 इंटू 4/11 डिवाइडेड बाय 3/10 इंटू 4/11 प्लस 7/10 इंटू 5/11। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। सो नीचे की तो सभी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी। 4 3 12, ऊपर 12 बचेगा और नीचे बचेगा 4 3 12 प्लस 35, दैट इज़ योर 47। सो 12/47 इज़ योर करेक्ट आंसर। ये वाला इलस्ट्रेशन थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट दो इसके अलावा मेरे पास कोई तरीका नहीं है बेस थ्योरम को समझाने का। अब मैं आपको डेफिनेशन ज़रूर बता देता हूँ, ये फार्मूला आप कह सकते हो। सबसे पहले तो वेन डायग्राम से मैं आपको बता ही देता हूँ। इवेंट एक ही था हमारे पास। इवेंट कौन सा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल, लेकिन पता लगाना था कि वो बॉक्स 1 से सिलेक्ट हुई है। तो इवेंट एक ही था ना, इसीलिए हम उसको एक सर्कल बनाते हैं और उसको टच करके बनाते हैं, और उससे अलग अलग जो रिज़ल्ट्स हैं, हमारे आउटकम्स मिलेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा बताते हैं। ये कुछ ऐसा डायग्राम होता है बेस थ्योरम का। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अगर आप उसको याद रखें, नहीं भी याद रखें, बट मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इफ़ एन इवेंट ए कैन अकर विथ वन ऑफ द एन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स B1 B2 से लेके Bn तक, एंड द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए गिवन दैट B1 हैज़ अकर्ड, B2 हैज़ अकर्ड, ऐसे करके। सो आपका फाइनल जो फॉर्मूला बनेगा बेस थ्योरम का वो होगा, आपसे बोला जा रहा है कि गिवन दैट इवेंट ए हैज़ अकर्ड, इसको रीड ऐसा करते हैं, इवेंट ए हैज़ अकर्ड, है ना, और पूछ रहे हैं अकरेंस ऑफ BI, कोई भी इवेंट है ith, है ना। सो इसका फॉर्मूला होगा ऐसा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ BI into probability that event A has probability of occurrence of event A given that BI has occurred divided by sum of all the sum, आप किसका करोगे, probability that event that this particular event जो BI है, आप इसको ऐड करते चल जाओगे पहले इवेंट से लेके, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम नीचे आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू BI मतलब BI इवेंट अकर हो चुका है और आपसे पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो इससे ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। अब फार्मूला समझने में मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन होता है। मेरे को जो चीज़ याद रहती है वो है कि कॉन्सेप्ट जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, उसको मैं समझ के स्टेटमेंट को समझ के क्वेश्चंस कर लेता हूँ। तो मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ, अगर आप ये याद रखेंगे तो भी अच्छा है, नहीं भी रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और वो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझा दूंगा कि कैसे होता है। स्टेटमेंट रीड कर करके जो मेन कंसेप्ट इधर लगता है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो समझ आना चाहिए बस। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए कि रिवर्स प्रोबेबिलिटी होता है इसका मतलब, और स्टेटमेंट से मैं आपको बताऊंगा आप कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले एज़ पर दी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है काय का है, वो आप स्टेटमेंट, हमें ये नहीं पता लगाना है काय का है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, और एग्ज़ाम में भी ना ही ये लिखा हुआ आएगा कि इसको बेस थ्योरम से करो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, पढ़ के समझना है। सो एज़ पर दी क्वेश्चन देयर आर 3 bags A, B and C. The bag A contain 5 red and 5 green balls. 5 रेड है और 5 ग्रीन बॉल है। बैग B में 3 रेड हैं, 5 ग्रीन बॉल है। बैग C में 5 रेड और 3 ग्रीन बॉल है। बैग A, B, C have the probabilities 3/10 and 4/10.
रिस्पेक्टिवली ऑफ बीइंग चूजन। अच्छा, अगर आपने बैग ए चूज़ करा है तो 3/10 है। सिमिलरली ऐसी प्रोबेबिलिटीज़ दे के रखी है। अ बैग इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम एंड अ बॉल इज चूजन एट अ रैंडम फ्रॉम द बैग, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? A bag is selected at a random and a ball is chosen at a random from the bag. Then what is the probability that the chosen ball is green and selected bag is C? अब ये उल्टा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो तो। दैट चूजन बॉल इज़ ग्रीन, पहले आप ग्रीन बॉल निकाल चुके हो और बाद में पूछ रहे हो कि अगर ग्रीन बॉल मैंने निकाली थी तो क्या वो बैग सी की है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, यहीं से आपको समझ आना चाहिए। बेस थ्योरम वो करके बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे होगा। सो ये आपको कंडीशन दे के रखी है, 5 ग्रीन 5 रेड ए में है, 5 ग्रीन बॉल 3 रेड बॉल बी में है, 3 ग्रीन बॉल एंड 5 रेड बॉल आपकी सी में है। और जो आपका बैग ए है उसको चुनने की, ये चूज़न की मतलब दैट बैग ए इज़ चूज़न, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/10 है। बैग बी को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी 3/10 है एंड बैग सी को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी 4/10 है। ओके, अब ये आपको दे के रखा है। नाउ पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, सॉरी, यू हैव टू फाइंड दैट प्रोबेबिलिटी दैट ग्रीन बॉल आपने ड्रॉ कर लिया है एंड इट बिलोंग्स टू बैग ए। ये आपको एक्चुअल में निकालना है, ये चीज़ आपको एक्चुअल में निकालना है। सो करके देखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के या बेस थ्योरम के, सॉरी। तो आप इसको लिख कैसा सकते हो, ए इंटरसेक्शन जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। सो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से सबसे पहले आपको जी की ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ग्रीन बॉल निकालना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ग्रीन बॉल कैसे निकालोगे? सो सबसे पहले ग्रीन बॉल निकालिए, तो हो सकता है वो बैग 1 से भी हो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ग्रीन बॉल, सो प्रोबेबिलिटी दैट बैग ए वॉज सिलेक्टेड and green ball is drawn plus probability that bag B is selected and green ball is drawn plus probability that bag C is selected and green ball is drawn. Okay, so करते हैं अब बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इसको ऐसा लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए इंटू प्रोबेबिलिटी दैट ग्रीन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ब्लू बॉल इंटू probability of selecting green ball from given that bag B is selected plus probability of selecting C, बैग C को सिलेक्ट करने की इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ग्रीन बॉल फ्रॉम C। अब वैल्यूज़ रखते हैं तो आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल। सो 3/10 थी बैग A को सिलेक्ट करने की, और बैग में से ग्रीन बॉल कब निकलेगी? 5/10, 5 ग्रीन बॉल है और 10 बॉल टोटल है। सिमिलरली 3/10 है बैग बी को सिलेक्ट करने की, और बैग बी में है 5 ग्रीन बॉल। सो अगेन 5/8, क्योंकि 3 रेड बॉल है, 5 + 3 8 प्लस 4/10 है आपकी बैग सी को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इंटू आप क्या करोगे, रेड बॉल 3 ग्रीन, इस बार 3 ग्रीन बॉल है और टोटल बॉल है 8, 5 रेड बॉल है, 5 + 3 8। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करने पे आपको मिलेगा, ये तो हो गया 15/100 प्लस 15/80 प्लस 12/80, ऐड कर दो 27/80 प्लस ये हो जाएगा 3/20, 3/20 हो गया। इजी करने के लिए मैं काम करता हूँ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से। सो ये हो जाएगा 12/80 प्लस 27/80, जिसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी 39/80 के। सो ये आपकी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ग्रीन बॉल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ग्रीन बॉल आप निकाल चुके हो, आपको निकालना है वो बैग ए से था। सो ये होगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैग ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट ग्रीन बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम बैग ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ये आपका निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैग ए इज़ 3/10 इंटू ग्रीन बॉल सिलेक्ट करने की 5/10 डिवाइडेड बाय 12 नहीं है, 39/80 है। सॉल्व करो अब इसको बस। सो दिस गॉट कैंसल्ड, ये 2 से होगा। सो 3/20 इंटू 80/39, ओके
4, 12/39 आपका आंसर होगा फ्रेंड्स। सो 12/39 है ना, 12/39। सो दिस इज़ योर आंसर। बट आई एम रियली सॉरी, मैंने एक्चुअल में ए के लिए निकाला है क्वेश्चन, में आपसे सी के लिए पूछा है। मैं सी के लिए भी निकाल देंगे, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी दैट ग्रीन बॉल वॉज सिलेक्टेड बट इट वॉज फ्रॉम बैक सी। सो इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ग्रीन बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ग्रीन बॉल क्या निकाली है हमने, 39/80, और ऊपर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैक सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैक सी एज वेल एज ड्राइंग ग्रीन बॉल। इसकी वैल्यू क्या होगी, 4/10 इंटू 3/8 डिवाइडेड बाय 39/80। 80 और 80 नीचे कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेगा 12। सो अगेन इसकी वैल्यू भी 12/39 ही आ रहा है मेरे पास। सो दैट कम्स योर आंसर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इजी क्वेश्चन था बहुत, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था इनफैक्ट। बट शायद एक छोटा सा मिस्टेक और लग रहा है मुझे, क्वेश्चन ये नहीं था एक्चुअल में। दे आर आस्किंग दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग, नहीं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। सो एज पर द क्वेश्चन, a bag is selected at a random and a ball is chosen at a random from bag, then the probability that the chosen ball is green and selected bag is C. Chosen ball is green and selected bag is C, that is G and C, no? So आपको तो सिर्फ इतना ही निकालना है। उन्होंने एक्चुअल में ये नहीं पूछा that the chosen ball was green गिवन दैट बैग सी वॉज सिलेक्टेड। सो एक्चुअल में आपको ये निकालना है, तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर मेन है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। सो जी एंड सी, दैट ग्रीन बॉल इज सिलेक्टेड एंड बैग सी वॉज सिलेक्टेड, नो। सो जी एंड सी, सो ये इसकी वैल्यू है 4 3 12/80, नो, 12/80। इसको फर्दर सॉल्व करने पे हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा 20 और ऊपर हो जाएगा 3। सो 3/20 इज़ योर करेक्ट आंसर माय फ्रेंड। सो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था, बाय स्टेटमेंट कन्फ्यूजिंग था। हमने वैसे कन्फ्यूजन हमने ही क्रिएट करा, नेवर माइंड, हमने काफ़ी नई नई चीज़ें सीखी एक ही क्वेश्चन में। बढ़ते हैं आगे। ये एक्चुअल में जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, आपको इंटीजर टाइप में मिल सकता है, इसलिए मैं आपको ये करवाऊँगा। ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप में पूछते हैं। अ पर्सन गोज़ टू ऑफिस ईदर बाय कार, स्कूटर, बस और ट्रेन। सॉरी, यहाँ पर एक कार एंड स्कूटर अलग अलग है, कार, स्कूटर, बस और ट्रेन। और प्रोबेबिलिटी है 1/7, 3/7, 2/7 एंड 1/7 रिस्पेक्टिवली। प्रोबेबिलिटी दैट ही रीचेज ऑफिस लेट इफ़ ही टेक्स कार, स्कूटर, बस और ट्रेन इज़ 2/9, 1/9, 4/9 एंड 1/9। Given that he reach office in time, then what is the probability that he traveled by car? Given that he reached office in time, then what is the probability that he traveled by car? Given that he reached office on time, okay, वो टाइम पे पहुंच गया है। और ये वाले केसेस आपके लेट के लिए हैं, तो एक काम करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। सो सिचुएशन कुछ ऐसी है फ्रेंड्स। स्कूटर उठाने की प्रोबेबिलिटी है 3/7, कार चलाने की प्रोबेबिलिटी है 1/7, बस को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी है 2/7 एंड ट्रेन को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी है 1/7। अब आपको जो प्रोबेबिलिटी देकर गए हैं वो लोग, वो हैं प्रोबेबिलिटी कि वो लेट पहुंचा, गिवन दैट कार से गया था, सो 2/9 है इसकी प्रोबेबिलिटी वो लेट पहुंचा, गिवन दैट स्कूटर उसने उठाया था, तो 1/9 है इसकी प्रोबेबिलिटी दैट वो लेट पहुंचा, गिवन दैट बस वॉज सिलेक्टेड, इज़ 4/9 एंड सिमिलरली फॉर ट्रेन इट इज़ 1/9। बट आपको तो वो पूछा है कि गिवन दैट, आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट ही चोज अ कार, प्रोबेबिलिटी दैट he reached office on time given that he chose car, okay, sorry for the interruption। so ये होगा probability of
सो एक्चुअली आपको ये फाइंड करना है कि दैट कार वॉज सिलेक्टेड गिवन दैट ही रीच्ड ऑफिस ऑन टाइम। सो ये होगा प्रोबेबिलिटी कि आपने कार चूज़ करी और आप टाइम पे पहुँचे, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी आप टाइम पे पहुँचे। सो ये निकालना है तो इसको सबसे पहले हम एडिशन प्रिंसिपल से हमारे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से निकालते, सॉरी। सो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से हम इसको निकालते हैं। तो उसके लिए जो ये वाले हमारे केसेस हैं दैट वो लेट हो गया गिवन दैट कार वॉज चूजन, इसको हमें 1 से माइनस करना होगा। रीज़न इज़ हमें तो टाइम पे पहुंचने वाला प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, एंड ये वाला प्रोबेबिलिटी लेट वाला प्रोबेबिलिटी है गिवन दैट कि उसने पर्टिकुलर व्हीकल लिया था। सो आपको मिलेगा एज पर योर टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ reaching office on time is probability that car was selected into probability that he reached on time divided by given that he took the car, plus probability that scooter was taken and he reached office on time given that scooter was taken, plus similarly for we will do it for bus, he reached on time given that bus was selected, plus he reached on time given that train was selected वाला केस भी हम इधर कर देते हैं। नाउ जस्ट सिंपली वी हैव टू पुट द वैल्यूज़। तो स्कूटर वॉज सिलेक्टेड, तो स्कूटर सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, स्कूटर चूज़ करा है 1/7 एंड ये आपको 1 - 2/9 करना पड़ेगा। ओके, तभी आपको वैल्यूज़ मिल पाएगी। 1/7 इंटू 1 - 2/9 प्लस स्कूटर सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपके पास, तो कार वाला है। स्कूटर 3/7 है एंड ही रीच्ड ऑफिस लेट, सो 1 - 1/9, 3/7 इंटू 1 - 1/9। ओके, 3/7 इंटू 1 - 1/9 प्लस अब बस आपने सिलेक्ट करा है और सिमिलरली ट्रेन के लिए भी हम वैल्यू डाल देते हैं 2/7 और 1/7। ओके, तो 2/7 प्लस 1/7 इंटू यहाँ पर वैल्यूज़ आएगी हमारी, और वो क्या है कि ऑफिस लेट पहुँचे गिवन दैट जब आपने बस उठाया था, बस चूज़ करा था, सॉरी 4/9 है और 1/9 है, तो इन्हें 1 से माइनस करना पड़ेगा। 1 - 4/9, 1 - 4/9 इंटू 1 - 1/9। इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, 1/7 इंटू ये हो जाएगा आपका 7/9 प्लस ये हो जाएगा 3/7 इंटू 8/9 प्लस 2/7 इंटू 5/9 प्लस 1/7 इंटू 8/9। ओके, अब इसको सॉल्व करो तो आप ये कैंसिल हो जाएगा, बट मैं नहीं चाहता कैंसिल हो क्योंकि नीचे 7 9 है, तो इसको मैं 63 वाला जो नीचे डिनोमिनेटर उधर 63 आ जाएगा और ऊपर में वैल्यूज़ को आसानी से ऐड हो। तो 7 + 24 दैट इज़ 31, 31 + 10 दैट इज़ 41 एंड 41 + 8, 41 + 8 इज़ 49। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, 7 9, सो 7/9 आपका, दिस इज़ योर प्रोबेबिलिटी दैट यू रीच्ड ऑफिस ऑन टाइम। ओके, अब एज पर द क्वेश्चन आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट कार वॉज सिलेक्टेड एंड ऑफिस आप टाइम पे पहुँचे। सो ऊपर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी दैट कार वॉज सिलेक्टेड, कार वाला केस कौन सा था हमारा, पहला ही केस था। सो 1/7 इंटू 1/7 इंटू 7/9, 1/7 इंटू 7/9 दैट इज़ योर 1/9 डिवाइडेड बाय 7/9। सो आंसर विल बी योर 1/7। सो 1/7 आपका आंसर है, काय का बताता हूँ। सो 1/7 आपका आंसर है दैट he reached on time given that he reached office on time and car was selected, so probability that car was selected and he reached office on time, ये आपका आंसर आ गया फ्रेंड्स। सो देखा कितना आसानी से कर लिया। आगे का भी जो टॉपिक है वो भी देख लेते हैं। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी क्या है ये इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है। इफ़ एन एक्सपेरिमेंट इज सच दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर डज नॉट चेंज
विथ ट्रायल्स, ट्रायल्स के साथ यदि आपका चेंज नहीं होता है, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर सक्सेस इन एन ट्रायल्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी में ईदर सक्सेस और फेलियर होता है ना, दो ही चीज़ें होती है, या तो सक्सेस या फेलियर। फॉर एग्जांपल टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, या तो हेड आ गया तो सक्सेस है, फेल कब हो गए जब टेल्स आ गया, तो दो इवेंट हो सकते हैं, हेड के अकरेंस पे सक्सेस और टेल्स के अकरेंस पे फेलियर। सिमिलरली डाई, आपने डाई को थ्रो करा उस केस में, सो फॉर्मूला होता है एन सी आर इंटू पी टू दी पावर आर और क्यू टू दी पावर एन माइनस आर। ये एक्चुअल में आपका बाइनोमियल थ्योरम में वाला फॉर्मूला होता है और प्रोबेबिलिटी में लगाते हैं, इसलिए बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। आर क्या है, लेकिन यहाँ पर एन और आर के टर्म्स को आपको समझना ज़रूरी है। एन आपके ट्रायल्स हैं, कितनी बार आपने परफॉर्म करी टास्क को, और आर आपका, आर क्या है, आर आपका सक्सेस, सक्सेस कितनी बार मिला वो है। और एक बात याद रखना कि पी आपका क्या रहता है, एक्चुअल में पी इज़ योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और क्यू आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस फेलियर को ऐड करते हो तो हमेशा इट विल इक्वल टू 100%, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होगी। अब अगर आपको इतना समझ आया तो आगे देखते हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी पूछते हैं क्योंकि इस पे क्वेश्चन देखो, अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैज़ 5, मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन हैज़ 5 क्वेश्चंस। आपके पास, सॉरी फॉर द इंटरप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर, बट आई जस्ट वांट टू से दैट इन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन आपके पास 5 क्वेश्चन हैं, ईच क्वेश्चन हैज़ 3 अल्टरनेटिव्स, आंसर ऑफ विच एग्जैक्टली 1 इज़ करेक्ट। 3 में से एक आंसर करेक्ट है। द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेटिंग इट। तो इसको कैसे करते हैं समझाता हूँ। सो 5 क्वेश्चन है आपके पास, 5 क्वेश्चंस यू हैव, सो नंबर ऑफ ट्रायल जो है वो भी 5 ही होंगे। मतलब 5 आप अगर आप तुक्के भी मारो, आपको निकालना क्या है कि एटलीस्ट आपका जो है, एटलीस्ट नहीं, आपका निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर। 4 या 4 से ज़्यादा तो लग ही जाएँ, तो तुक्के भी मार सकता है स्टूडेंट। तो टोटल आपके पास 5 क्वेश्चन है। सो एन इज़ योर 5। नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी बार आप ट्राई कर सकते हो, 5 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। उसमें से जो आपको बोला गया है सक्सेस कब मिलेगी, जब आप 4 तो कर ही दोगे, 4 से 4 तो कर ही दोगे, लेकिन जब आप 5 भी कर दोगे, मतलब 4 या 4 से ज़्यादा, तब आपको सक्सेस मिल जाएगी एज पर दी क्वेश्चन। अब सक्सेस कब मिलेगी, सक्सेस मिलने के प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 है, क्योंकि 3 ऑप्शन हैं और 3 में से कोई एक ही सही है। सिमिलरली क्यू जो आपका फेलियर का है, सो फेलियर विल बी 1 माइनस सक्सेस, दैट इज़ योर 2/3। सो 2/3 पे आपको क्या मिल सकता है, 2/3 पे फेलियर मिल सकता है। अब एज पर दी फॉर्मूला है एन सी आर क्यू की पी टू दी पावर एन नो पी टू दी पावर आर, सॉरी पी टू दी पावर आर एंड क्यू टू दी पावर एन माइनस आर। फेलियर की पावर एन माइनस आर होता है। ओके, सो एज पर दी फॉर्मूला वैल्यूज़ लगाते हैं। 5C4, जब मेरा सक्सेस 4 क्वेश्चन, मतलब मैंने जब 4 क्वेश्चन कर दिए मुझे तब भी सक्सेस मिल सकता है, या 5 कर दिए तो भी, मतलब 4 या 4 से ज़्यादा पे सक्सेस मिलेगा एज पर दी क्वेश्चन। सो 1/3 आपका सक्सेस की पावर 4 इंटू 2/3, 5 माइनस आर होता है, एन माइनस आर, 5 माइनस 4। सिमिलरली 5 इंटू 1/3 इंटू इसकी पावर हो जाएगी 5 और 2 टू दी पावर 3, मतलब 5 माइनस 5। सॉल्व करना है अब बस। 5C4 कितना होता है, 5C4 होता है फ्रेंड्स 5 इंटू 1/3 टू दी पावर 4 और ये इंटू 2 टू दी पावर, तो ये एक्चुअल में पावर 1 हो जाएगा। तो 1/3 टू दी पावर 4 इंटू 2 टू दी पावर 3, तो इसका आपको मिलेगा 2 नीचे 3 टू दी पावर 5 प्लस 5C5 की वैल्यू 1 होती है फ्रेंड्स, 1/3 की पावर 5 और इसका तो आपको पावर 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1/3 की पावर 5 को कॉमन निकाल लो, एक काम करो। सो 10 प्लस 1 आपको आंसर मिलेगा 11/3 टू दी पावर 5। सो 11/3 टू दी पावर 5 आपका करेक्ट आंसर है। तो देखा कितना आसान है, केवल एक फार्मूला याद रखना है। वो कौन सा है वो फार्मूला है एन सी आर पी की पावर आर इंटू क्यू की पावर एन माइनस आर। और इसमें क्या चीज़ें क्या होती है ये भी याद रखना है।
सो एन आपके क्या होते हैं, ट्रायल्स, कितनी बार आप उस टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। आर आपका होता है सक्सेस, उन ट्रायल्स को परफॉर्म करने पे सक्सेस जो भी मिल सकता, ओके। पी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड क्यू आपका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर। बस इतना सा भी याद रखा तो आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे, क्या है आगे जो बचे हुए टॉपिक। सो क्वेश्चन है कि अ मल्टीपल ऑफ अ डाइस इज थ्रोन इंडिपेंडेंटली 3 टाइम। एक डाइस है आपके पास, 3 बार, उसको 3 बार इंडिपेंडेंटली फेंका गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्कोर ऑफ एग्जैक्टली 9 ट्वाइस, एग्जैक्टली 9 आपको 2 बार मिले, तो ऐसा कब होगा, आप वैल्यू बताओ निकाल के। तो करके सॉल्व करके बता देते हैं क्वेश्चन को, आसानी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बताते। सो एज पर दी क्वेश्चन एग्जैक्टली 2 बार 9 मिलना चाहिए आपको, तो 9 कब मिलेगा, या तो पहले बार में 6 आ जाए और दूसरी बारी में 9 आ जाए, या फिर पहली बारी में 3 आ जाए दूसरी बारी में 6 आ जाए, या फिर 4 आ जाए, या फिर 5 आ जाए, या फिर 5 आ जाए पहले या फिर 4 आ जाए बाद में, ओके। सो आपके केसेस बन गए, इस पे आपको सक्सेस मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, ये हमारा जो इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/36। 2 बार डाइस फेंकोगे तो 36 आपके बनते हैं टोटल पॉसिबिलिटीज़, पॉसिबिलिटी मतलब सैम्पल स्पेस में 36 अलग अलग डिफरेंट आपके यूनिक वैल्यूज़ होते हैं कि अगर पहले पे आया दूसरे वाला है ना। इसको सॉल्व करोगे 1/9 आ जाएगा, ये आपका सक्सेस है। सो फेलियर कितना हुआ, फेलियर हुआ 1 - 1/9, दैट इज़ योर 8/9 आपका फेलियर हुआ। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्कोर ऑफ एग्जैक्टली 9 ट्वाइस। सो ट्रायल कितने हैं, उसने बोला है कि 3 बार फेंका है आपने डाइस को, n = 3 है। सक्सेस 2, सक्सेस दैट इज़ योर आर, वो आपको कब मिलना चाहिए, एग्जैक्टली 2 बार में मिलना चाहिए, मतलब पहली बार फेंका डाइस और दूसरी बार फेंका, तो 2 बार में मिलना चाहिए सक्सेस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है, 1/9 है, सॉरी पी की वैल्यू 1/9 है, एंड क्यू की वैल्यू दैट इज़ योर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, इसकी वैल्यू है आपके पास 8/9। बस अब आपको फार्मूला लगाना है। फार्मूला कौन सा है, फार्मूला इज़ योर NCR, P की पावर R, Q की पावर n-R। सो 3C2 1/9 टू दी पावर R की पावर क्या होगी 2, है ना, इंटू 8/9 की पावर होगी आपके पास 3 - 2। सो 3C2 क्या होता है, 3C2 होता है 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल डॉट 1/9 का स्क्वायर और 8/9, ये तो पावर 1 हो जाएगा 3 - 2, है ना। बस इसको सॉल्व करना है, तो ये आपका जो वैल्यू है ये एक्चुअल में 3 हो जाएगा। अब ये 3 हो गया तो नीचे 3 आ जाएगा, सो आंसर विल बी 8/81 × 3, 81 × 3 होता है 243, सो 8/243 इज़ योर आंसर। बढ़ते हैं आगे, फाइनल और लास्ट टॉपिक है। ज़्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं है, बस अगर आते भी हैं तो फॉर्मूला याद रखना है। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो अभी हमने पढ़ा, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मतलब ये तो सक्सेस या फेलियर, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है उसके ऊपर कुछ फार्मूले बने हैं। मीन का फार्मूला होता है NP, N आपके नंबर ऑफ ट्रायल हैं और P आपका सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है। वेरिएंस क्या होता है, ये एक्चुअल में अगर आपको मीन और वेरिएंस समझने हैं तो आप स्टैटिस्टिक्स का वीडियो देखना, हमारा प्लेलिस्ट वो जल्दी हम अपलोड करेंगे। बट अभी के लिए आप बेसिक अगर आपको नॉलेज है 11th-12th का, ये तो आपकी एक्चुअल में क्रैश कोर्स सीरीज़ है, तो हम यही मान के पढ़ाते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज तो है। सो आपका वेरिएंस का फार्मूला होता है NPQ, ये चीज़ आप याद रख लीजिए, ओके। बस अगर आपने इतना भी याद रख लिया ना फ्रेंड्स, आपका आधा टास्क हो जाएगा। बस आपको 2 फार्मूले याद रखने हैं, मीन होता है NP एंड वेरिएंस होता है NPQ, ओके। अब मैं आपको इस पर क्वेश्चन करके बता दूंगा और सेशन यहीं पे ख़त्म होगा इस क्वेश्चन के साथ ही। बट जाने के पहले एक चीज़ और बता दूं कि जो आपके नोट्स हैं वो आप डाउनलोड ज़रूर कीजिए, आपको लिंक दी गई है नीचे। लेकिन अभी ख़त्म तो नहीं हुआ है सेशन, ये आखिरी क्वेश्चन देख ही लेते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन आपका मेंस ने पूछा था, सो इम्पॉर्टेंट है। NCERT में आप देखेंगे, NCERT किताब में, तो आपको काफ़ी इस पर टेबल बने हुए मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
तो हमें पढ़कर तो सभी जाना है, मेंस में अच्छा टारगेट स्कोर कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछते हैं और कई बार तो 4 क्वेश्चंस भी मेंस में आता है आपका। तो चालू करते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल वेरिएट इज़ 1। मीन का फॉर्मूला क्या है? NP है, वेरिएंस का NPQ है। बस इतना फॉर्मूला याद रखना है आपको और कुछ भी नहीं करना है। ऑफ अ बाइनोमियल वेरिएट इज़ 1। अब ये क्या आप समझ नहीं पा रहे हो क्या स्टेटमेंट से कि NP माइनस NPQ जो है वो बराबर है 1 के। एंड डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज़ 11, मतलब NP का होल स्क्वायर माइनस NPQ का होल स्क्वायर वो बराबर है 11 के। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू सक्सेस निकालना है। तो मैं निकाल के बताता हूँ कैसे आता है। सो आपको बोला क्या गया है दैट NP जो है और उसका डिफरेंस मीन और वेरिएंस का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? 1 के। और उनके स्क्वायर का डिफरेंस मतलब NP का होल स्क्वायर माइनस NPQ का होल स्क्वायर बराबर है 11 के। दिस इज़ योर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, नाम दे दो। दिस इज़ योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज़ योर इक्वेशन 2। ओके, अब आपको बोला जा रहा है कि फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू सक्सेस। आपको R की वैल्यू 2 दे के रखी है। अब आपको निकालना क्या क्या है? NPQ, बस इतनी सी चीज़ें निकालना है। ये निकाल लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो निकालते हैं। अब आपको क्या करना होगा कि ये जो आपका फ्रॉम इक्वेशन टू जो है उसको आप स्प्लिट करो। NP माइनस NPQ A+B इंटू A-B वाली आइडेंटिटी में प्लस NPQ वो बराबर है आपका 11 के, है ना। अब NP माइनस NPQ की वैल्यू क्या है? दिस इज़ 1। सो आपको क्या मिला? NP प्लस NPQ जो है वो आपको 11 के बराबर मिल रहा है। सॉरी 11 के बराबर मिल रहा है। अब इसको नाम दे दो इक्वेशन 3 आपका, ये इक्वेशन 3 है। और आपको पता क्या था? NP माइनस NPQ जो है वो किसके बराबर है? वो 1 के बराबर है। एक काम करो, ये इक्वेशन 1 था आपका, 1 + 3 कर दो तो आपको मिलेगा NP इज़ इक्वल्स टू 6। NP का वैल्यू आपको 6 मिल जाएगा। एंड सिमिलरली 1 - 3 करो, 1 - 3 करोगे आप तो 1 - 3 नहीं, हाँ 1 - 3, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन में और अब इसको ऐड कर दो तो आपको NPQ का जो वैल्यू है वो इस बार 5 मिलेगा। अब NP का वैल्यू यदि 6 है तो Q का वैल्यू क्या हो गया? Q का वैल्यू 5/6 है। और P का वैल्यू क्या होता है? P का वैल्यू होता है 1 - Q, P + Q 1 के बराबर होता है तो P का वैल्यू 1 - Q होता है तो P का वैल्यू 1/6 है। और N का वैल्यू क्या होगा? आप अगर आपने यहाँ से देखा हो तो आपको N का वैल्यू जो है वो 36 मिल जाएगा, है ना। अगर आप इतनी चीज़ें निकाल चुके हो तो फाइनली फार्मूला लगाओ। आपको N का वैल्यू मिला है 36, P का वैल्यू मिला है 1/6, Q का वैल्यू मिला है 5/6। सो NCR P की पावर R और Q टू दी पावर N - R। बस इसमें आपको R की वैल्यू 2 रखना है क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 सक्सेस। सो 36C2 1/6 का होल स्क्वायर इंटू 5/6 का 5/6 का हो जाएगा N - R। सो 36 - 2 दैट इज़ योर 34। अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आपको जो ऑप्शन दिए थे एक्चुअली में ऑप्शन वाला क्वेश्चन था लेकिन मैंने इसको इंटीजर बना दिया ड्यू टू दी लेटेस्ट पैटर्न जो हमने देखा चेंज हुआ है अभी मेंस का। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बट ये एक्चुअल में ऑप्शन वाला था। इसको सॉल्व करोगे तो छोटा ही वैल्यू मिलेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं मिलेगा आपको, एक फॉर्म में मिलेगा पर्टिकुलर। सो दिस कम्स योर आंसर। सो यहाँ पर ख़त्म होता है प्रोबेबिलिटी टॉपिक। एंड अगेन जाने के पहले थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, होप यू इन्जॉयड। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आई होगी। मैंने मेरा बेस्ट देने की कोशिश करा है एंड उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। आप प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और हमारी प्लीज़ मदद कीजिए चैनल को ग्रो करने में। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मैटर करता है और थैंक यू। इसी के साथ फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होगी और आगे भी हमारी प्लेलिस्ट को आप एक्सप्लोर कीजिए।
नोट्स डाउनलोड कीजिए लिंक से। थैंक यू फ्रेंड्स।